नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य मौर्य वंश की गहराई में उतरेंगे। ये जानकारी उन सभी के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो एसएससी, रेलवे और ऐसी ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मौर्य काल से जुड़े सवाल अक्सर इन इम्तिहानों में आते ही आते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत से लेकर फिर बिंदुसार और अशोक के शासन और उसके बाद के समय तक की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। मतलब हमारा मकसद है मौर्य काल की सबसे जरूरी जानकारी, जैसे उनके शिलालेख, प्रशासन, टैक्स व्यवस्था और जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनको आसान भाषा में सामने लाना। बिल्कुल। हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, कौन प्रमुख शासक थे, उनकी नीतियां क्या थीं, और हाँ, खासतौर पर अशोक के धम्म और उनके जो मशहूर शिलालेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, उन पर ध्यान देंगे। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। जी। साथ ही मौर्य प्रशासन कैसा था, उनकी न्याय प्रणाली, टैक्स की बनावट, इन सबको भी देखेंगे ताकि एक मुकम्मल तस्वीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के इस दिलचस्प सफर को। सबसे पहले ये साम्राज्य शुरू कैसे हुआ और हमें इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है? मौर्य साम्राज्य ये चला करीब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, और उसमें उनकी मदद की थी चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्होंने मिलकर नंद वंश के जो आखिरी राजा थे, धनानंद, उनको हराया था। अच्छा, तो नंद वंश के बाद मौर्य आए। जी। अब इस दौर को जानने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। जैसे लिखित स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत अहम है। ये संस्कृत में लिखा है, राजनीति का ग्रंथ है, इसमें 15 भाग हैं। अर्थशास्त्र। हाँ, इसमें राज्य चलाने के लिए वो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। मतलब राज्य के 7 अंग: राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी इलाका, दुर्ग मतलब किला, कोश यानी खजाना, मित्र यानी सहयोगी, और दंत यानी सेना। ये सप्तांग सिद्धांत तो अक्सर पूछा जाता है। यानी लेखकों ने अपनी किताबों में दिए हैं। तो मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा हुआ बताया था, जैसे दार्शनिक, किसान, शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। 7 वर्ग। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यहाँ दास प्रथा का जिक्र नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया, इस पर अलग अलग मत है। शायद यहाँ दासता अलग किस्म की थी या उनकी समझ में नहीं आई होगी। और कोई साहित्यिक स्रोत? एक और है, विशाखादत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। ये काफी बाद में लिखा गया, गुप्त काल में, पर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी है। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया है। हालांकि कुछ बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। तो अलग अलग राय है उनके कुल को लेकर। हाँ। अच्छा, और पुरातात्विक यानी जमीन से मिले सबूतों में? उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख। उनकी बात तो हम आगे विस्तार से करेंगे ही। इनके अलावा शक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख भी है, वो भी मौर्य काल की जानकारी देता है। चलिए, आप संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पर आते हैं। इनका समय था 322 बीसीई से 298 बीसीई तक। यूनानी लेखक उन्हें सैंड्रोकोटस कहते थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थीं? देखिए, उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ युद्ध। सेल्यूकस उस समय बेबीलोन का शासक था और पहले सिकंदर का सेनापति रह चुका था। हाँ, सिकंदर के बाद उसके सेनापतियों ने साम्राज्य बांट लिया था। बिल्कुल। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीते, और युद्ध के बाद जो संधि हुई वो काफी अहम थी। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से की। अच्छा, यूनानी राजकुमारी से? जी। और साथ में आज के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का एक बड़ा इलाका दहेज में दिया। इसी संधि के बाद मेगास्थनीज राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आए थे। वाह, मतलब 300 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक को हराया और फिर उसकी बेटी से विवाह। ये तो कमाल की बात है। ये भी सुना है कि उन्होंने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। हाँ, ये सच है। अपने जीवन के आखिरी दौर में वो जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव में आए और जैन धर्म अपना लिया। और पहली जैन संगीति, मतलब जैनों की जो पहली बड़ी सभा हुई, वो भी उन्हीं के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। अच्छा, पहली जैन संगीति चंद्रगुप्त के समय हुई थी। जी। एक और काम जो याद रखा जाता है वो है गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण। इसमें उनके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने मदद की थी। इस झील का जिक्र बाद में रुद्रदामन के अभिलेख में भी आता है, जिससे पता चलता है कि ये झील कितनी महत्वपूर्ण थी और बाद तक इस्तेमाल होती रही। सुदर्शन झील गुजरात में,
ठीक है। कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में वो राजपाट छोड़कर कर्नाटक चले गए, श्रवणबेलगोला। हाँ। और वहीं जैन परंपरा सल्लेखना यानी उपवास करके धीरे धीरे प्राण त्यागने की विधि, उससे अपना शरीर त्यागा। श्रवणबेलगोला, वहीं जहां बाहुबली की विशाल मूर्ति है। हाँ बिल्कुल वहीं। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। उनके बारे में क्या खास बातें पता हैं? बिंदुसार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है और यूनानी लेखों में अमित्रघात। अमित्रघात, इसका मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। और ये भी ध्यान रखने लायक बात है कि वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जैन थे, बिंदुसार आजीवक थे और फिर अशोक बौद्ध बनेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है। बिंदुसार के विदेशी संपर्क भी बने रहे। एक किस्सा मशहूर है कि उन्होंने सीरिया के यूनानी राजा से मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने को कहा था। दार्शनिक भी? हाँ, तो शराब और अंजीर तो भेज दिए गए, पर यूनानी राजा ने कहा कि उनके कानून के मुताबिक दार्शनिक भेजना सही नहीं है। खैर, डेमाकस नाम का एक यूनानी राजदूत उनके दरबार में आया था। उनके समय में तक्षशिला में विद्रोह की बात भी आती है। जी हाँ, तक्षशिला में वहां के जो अधिकारी थे अमात्य, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था। उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा। अशोक उस समय उज्जैन के राज्यपाल थे। अच्छा, अशोक पहले उज्जैन के राज्यपाल हाँ, थे। और अशोक ने कामयाबी से वो विद्रोह शांत किया। ऐसा भी माना जाता है कि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण में काफी फैलाया था, मतलब चंद्रगुप्त से भी आगे। और अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान शासक अशोक पर। इनका शासनकाल मोटे तौर पर 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। देवानाम प्रिया और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां उन्हीं की हैं। बिल्कुल। अशोक का नाम और ये उपाधियां उनके कई अभिलेखों में मिलती हैं, जैसे देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्यारा, और प्रियदर्शी मतलब देखने में प्रिय। एक भाब्रू शिलालेख है राजस्थान में, उसमें अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। बौद्ध परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि वे अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, खासकर श्रीलंका के ग्रंथों में। हो सकता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, मतलब बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया हो। सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ होगा, ये मुमकिन है, पर 99 भाइयों की हत्या, ये शायद ठीक न हो। हाँ, ये पक्का है कि पिता के समय वो उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक की जिंदगी का और शायद भारतीय इतिहास का भी सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। इस एक युद्ध ने जैसे सब कुछ बदल दिया। सही कहा आपने। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा का तटीय इलाका। 261 ईसा पूर्व, ये साल याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। इस युद्ध का जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में बहुत विस्तार से है। और एक और स्रोत है, बाद के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें भी कलिंग युद्ध का जिक्र है। युद्ध बहुत भयानक था। अशोक के शिलालेख के मुताबिक लाखों लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा बंदी बनाए गए या बेघर हो गए। उफ, इतनी तबाही! हाँ, इस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध की नीति, जिसे भेरी घोष युद्ध का नगाड़ा कहते हैं, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म यानी नैतिक विजय की नीति, धम्म घोष, धम्म का आवाहन अपनाई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष, ये किस शिलालेख में है? इसका जिक्र चौथे शिलालेख में मिलता है। और इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के असर में आए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए। अब अशोक का धम्म क्या था? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग इसे बौद्ध धर्म समझ लेते हैं। क्या ये वही था? धर्म का सीधा प्रचार नहीं था, ये एक नैतिक नियम संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। इसका मकसद था समाज में शांति, सहनशीलता और अच्छा आचरण बढ़ाना। अच्छा, मतलब ये एक तरह की मॉरल गाइडलाइन थी। हाँ बिल्कुल। इसकी व्याख्या उनके 11वें शिलालेख में है। इसमें क्या क्या बातें थी? बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी बौद्ध और जैन भिक्षुओं का सम्मान करना, दासों और नौकरों से अच्छा बर्ताव करना, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहनशीलता रखना, और सबसे बढ़कर जीवों पर दया करना यानी अहिंसा।
तो इसमें बौद्ध धर्म के जो मुख्य सिद्धांत है, जैसे 4 आर्य सत्य या निर्वाण, उनकी बात नहीं थी? नहीं, उनकी बात सीधे तौर पर नहीं थी। जोर सामाजिक नैतिकता और रोजमर्रा के अच्छे व्यवहार पर ज्यादा था। ये एक ऐसी नीति थी जिसे किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना सकता था। और इस धम्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। इनका काम था घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाना और ये देखना कि लोग नैतिक जीवन जी रहे हैं या नहीं। इसका जिक्र 5वें शिलालेख में है। धम्म महामात्र, ये पद अशोक ने ही शुरू किया था? जी हाँ, और उन्होंने करीब 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी करवाई। उसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस्स ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, इसमें क्या खास हुआ? इसी संगीति में बौद्ध धर्म का जो तीसरा पिटक है, अभिधम्म पिटक, वो तैयार हुआ और यहीं पर यह फैसला हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में मिशनरी भेजे जाएं। हाँ, यहीं से उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था, है ना? बिल्कुल, धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने और भी कई काम किए, जैसे मध्य प्रदेश में सांची का मशहूर स्तूप बनवाया, कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया। उनकी मृत्यु करीब 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद फिर मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो अशोक का शासनकाल मौर्य वंश का शिखर था। अब आते हैं उनके शिलालेखों पर। ये इतिहास जानने और परीक्षा की तैयारी दोनों के लिए ही बेहद बेहद जरूरी है। यकीनन अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे अनमोल दस्तावेज हैं। अब तक करीब 33 अभिलेख मिल चुके हैं और इन्हें सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। जेम्स प्रिंसेप 1837, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अभिलेख मुख्य तौर पर 4 लिपियों में है। ब्राह्मी लिपि, जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में थी और इसी से भारत की ज्यादातर लिपियां निकली हैं। फिर खरोष्टी लिपि, जो उत्तर पश्चिम भारत, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चलती थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और अफगानिस्तान के इलाके में अरामी और यूनानी लिपियों में भी अभिलेख मिले हैं। 4 लिपियां। और भाषा कौन सी थी? भाषा ज्यादातर प्राकृत थी, जिस पर उस इलाके की बोली का असर दिखता है, जैसे मगध के आसपास मागधी प्राकृत। ठीक है, इन अभिलेखों को हम कैसे बांट सकते हैं? इन्हें हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, वृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये 14 राजाज्ञाएं हैं जो बड़ी चट्टानों पर खुदी हैं। दूसरा, लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स। ये छोटे शिलालेख हैं जो चट्टानों पर हैं। तीसरा, वृहद स्तंभलेख, मेजर पिलर एडिक्ट्स। ये 7 राजाज्ञाएं हैं जो पॉलिश किए हुए पत्थर के स्तंभों पर हैं। चौथा, लघु स्तंभलेख, माइनर पिलर एडिक्ट्स। ये छोटे लेख हैं जो स्तंभों पर हैं। तो पहले बात करते हैं वृहद शिलालेखों की, मेजर रॉक एडिक्ट्स की। ये 14 आदेश 8 अलग-अलग जगहों पर चट्टानों पर खुदे मिले हैं, है ना? इनमें से कुछ खास के बारे में बताएंगे? जरूर। ये 14 लेख अशोक की सोच, उनके प्रशासन और धम्म नीति की पूरी झलक देते हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण ये हैं। शिलालेख 1, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, खासकर त्योहारों और समारोहों पर। और इसी में अशोक कहते हैं कि सारी प्रजा उनकी संतान की तरह है। शिलालेख 2, इसमें मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा यानी अस्पताल और दवाइयों का इंतजाम करने की बात है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें दक्षिण के पड़ोसी राज्यों जैसे चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र का भी जिक्र है, जहां अशोक का राज नहीं था। शिलालेख 3, इसमें अपने अधिकारियों युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें साल अपने इलाके का दौरा करें और धम्म का प्रचार भी करें। शिलालेख 4, इसमें भेरी घोष, युद्ध का नगाड़ा की जगह धम्म घोष, धम्म का पालन की घोषणा है। शिलालेख 5, इसमें पहली बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का जिक्र है। उनके काम बताए गए हैं: धम्म का प्रचार करना, लोगों की भलाई देखना, कैदियों की मदद करना। शिलालेख 7, इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। अशोक चाहते थे कि सब लोग आत्मनियंत्रण रखें और मन की पवित्रता बनाए रखें। ये शायद सबसे लंबा शिलालेख है। शिलालेख 8, इसमें अशोक की पहली धम्म यात्रा का जिक्र है जो उन्होंने बोध गया की थी। वो कहते हैं कि अब राजा शिकार यात्रा, विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा करेंगे। शिलालेख 11, इसमें धम्म की नीति की व्याख्या की गई है: बड़ों का आदर, दान देना, अच्छा व्यवहार। शिलालेख 12,
इसमें फिर से धार्मिक सहनशीलता पर जोर दिया गया है और इसमें इथिजिक महामात्र यानी स्त्री महामात्रों का जिक्र है जो महिलाओं के बीच काम करती थीं। शिलालेख 13 ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अहम है। इसमें कलिंग युद्ध का बहुत मार्मिक वर्णन है। युद्ध के भयानक नतीजों पर अशोक का दुख और पछतावा है। और इसी में उन विदेशी यूनानी राजाओं जैसे सीरिया का अंत्योक, मिस्र का टॉलमी आदि का जिक्र है जिनके यहाँ अशोक ने धम्मदूत भेजे थे, यानी धम्म विजय की बात की है। बाप रे, शिलालेख 13 तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध और विदेशी संपर्क दोनों की जानकारी। जी हाँ, और इसी में अशोक फिर कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो ये शिलालेख नीति, प्रशासन, व्यक्तिगत सोच, धर्म सब कुछ बताते हैं। अच्छा, अब स्तंभ लेखों के बारे में बताइए। ये पॉलिश वाले खंभों पर है ना? हाँ, अशोक के स्तंभ लेख अपनी चमकीली पॉलिश के लिए बहुत मशहूर हैं। 7 मुख्य स्तंभ लेख हैं जो 6 अलग-अलग जगहों पर मिले हैं। जैसे 2 दिल्ली में हैं, एक टोपरा हरियाणा से लाया गया, दूसरा मेरठ से। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। अच्छा, ये दिल्ली वाले स्तंभ बाहर से लाए गए थे? फिर एक इलाहाबाद में है जो पहले कौशाम्बी में था। इसे अकबर के समय शायद इलाहाबाद किले में लाया गया। इसी पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख भी है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इस पर अशोक की एक रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। एक ही स्तंभ पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, कमाल है। जी, बाकी 3 बिहार के चंपारण जिले में हैं, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज और रामपुरवा। रामपुरवा वाले स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है वो आजकल राष्ट्रपति भवन में है। 7वां स्तंभ लेख जो है वो सिर्फ दिल्ली टोपरा वाले स्तंभ पर ही मिलता है, बाकियों पर पहले 6 ही हैं। ठीक है। इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं? हाँ, कुछ और भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, ये नेपाल की तराई में लुम्बिनी में मिला है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। ये इसलिए खास है क्योंकि ये अशोक की लुम्बिनी यात्रा का सीधा सबूत है। इसमें वो घोषणा करते हैं कि क्योंकि ये बुद्ध की जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ का धार्मिक कर, बलि माफ किया जाता है और भू राजस्व भाग भी घटाकर उपज का 1/8 कर दिया जाता है। ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है और सीधा आर्थिक मामलों से जुड़ा है। कंधार शिलालेख, ये अफगानिस्तान में मिला है और ये 2 भाषाओं और लिपियों में है, यूनानी और अरामी। इससे पता चलता है कि उस इलाके में यूनानी और अरामी बोलने वाले लोग रहते थे। भाब्रू शिलालेख, ये राजस्थान में मिला है। इसमें अशोक साफ तौर पर बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था जताते हैं। ये उनके बौद्ध होने का पक्का प्रमाण माना जाता है। बराबर गुफा अभिलेख, ये बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों में है। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के संतों के रहने के लिए गुफाएं दान देने का जिक्र है। इससे उनकी धार्मिक सहनशीलता का पता चलता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये गुजरात में है। ये असल में शक राजा रुद्रदामन का संस्कृत में लिखा लंबा अभिलेख है, पर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील बनवाने और अशोक के राज्यपाल तुषास्प द्वारा उससे नहरें निकलवाने का भी जिक्र है। ये मौर्य इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सारनाथ स्तंभ शीर्ष, वाराणसी के पास सारनाथ में मिला अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा जिसमें 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाह, मतलब अशोक के अभिलेखों से उनके शासन, धर्म, नीति, व्यक्तिगत विचार, साम्राज्य की सीमा, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी कितनी जानकारी मिलती है। बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से हैं। ये तो हुई शिलालेखों की बात। अब मौर्य प्रशासन पर आते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? ये विषय भी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, मौर्य प्रशासन बहुत व्यवस्थित और केंद्रीकृत था। मतलब ज्यादातर ताकत राजा के हाथ में थी, लेकिन वो पूरी तरह निरंकुश नहीं था। सलाहकारों की भूमिका भी थी। राजा ही सर्वोच्च अधिकारी था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबका प्रमुख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए थे ना? जी हाँ, सप्तांग सिद्धांत। राजा, अमात्य, मंत्री या उच्च अधिकारी, जनपद, इलाका और लोग, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र, सहयोगी राजा। ये राज्य के 7 जरूरी अंग माने गए थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाता था? क्या इसे हिस्सों में बांटा गया था? हाँ जरूर, साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें चक्र कहते थे। अशोक के समय के जो मुख्य प्रांत हमें पता हैं वो थे उत्तरापथ, उत्तर का प्रांत, राजधानी तक्षशिला; अवंती राष्ट्रा, पश्चिमी प्रांत, राजधानी उज्जैनी; कलिंग,
पूर्वी प्रांत जिसे अशोक ने जीता था, राजधानी तोसली। दक्षिणापथ दक्षिणी प्रांत, राजधानी सुवर्णगिरी। और प्राच्य यानी मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो पूरे साम्राज्य की भी राजधानी थी। और इन प्रांतों का शासन कौन देखता था? प्रांतों पर राज्यपाल शासन करते थे। इन्हें अक्सर कुमार, अगर वे राजवंश के होते थे, या आर्यपुत्र कहा जाता था। जैसे अशोक खुद राजा बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। अच्छा, और प्रांतों के नीचे क्या व्यवस्था थी? प्रांत आगे जिलों में बटे थे, जिन्हें विषय या आहार कहते थे। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विषयपति या स्थानिक कहते थे। फिर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और 5-10 गांवों के समूह को देखने के लिए गोप नाम का अधिकारी होता था, जो जमीन और टैक्स का हिसाब रखता था। तो ये एक तरह का हायरार्की थी, केंद्र, फिर प्रांत, फिर जिला, फिर गांव। जी बिल्कुल। केंद्र में और स्थानीय स्तर पर कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे? इनके नाम और काम अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें बहुत योग्य मंत्री होते थे। कुछ सबसे अहम मंत्री और अधिकारी थे पुरोहित, राजा का मुख्य सलाहकार, खासकर धर्म और नीति के मामलों में। चाणक्य खुद चंद्रगुप्त के पुरोहित और प्रधानमंत्री थे। सेनापति, सेना का प्रमुख, युद्ध और शांति के मामलों में सलाह देता था। समाहर्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, मतलब टैक्स इकट्ठा करना, आय व्यय का बजट बनाना, इन सब का जिम्मा इसी पर था, एक तरह से वित्त मंत्री जैसा। सन्निधाता, ये राजकीय खजाने और भंडार गृह का मुख्य अधिकारी था, मतलब सरकारी खजाने की देखभाल करना, अनाज वगैरह जमा रखना। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। समाहर्ता और सन्निधाता, ये 2 नाम याद रखने वाले हैं। बिल्कुल। इनके अलावा प्रशासन चलाने के लिए कई अध्यक्ष होते थे। ये अलग अलग सरकारी विभागों के प्रमुख थे, जैसे कृषि विभाग का अध्यक्ष, व्यापार का अध्यक्ष, माप तौल का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, टकसाल सिक्के ढालने की जगह का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में ऐसे करीब 27 अध्यक्षों का जिक्र मिलता है। 27 विभाग, मतलब काफी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। जी हाँ। कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अमात्य, ये सामान्य तौर पर उच्च स्तर के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी होते थे। रज्जुक, ये पहले शायद सिर्फ जमीन नापने का काम करते थे, पर अशोक ने ग्रामीण इलाकों में न्याय करने की भी काफी शक्तियां दे दी थी। प्रादेशिक, ये मंडल डिवीजन के प्रमुख अधिकारी थे और जिले के अधिकारियों के काम की देखरेख करते थे। ये न्याय का काम भी देखते थे, खासकर फौजदारी मामलों का। युक्त, ये जिले के स्तर के अधिकारी थे जो राजा के आदेशों को लिखते थे और राजस्व वसूली और हिसाब किताब में मदद करते थे। नागरक, ये शहर के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था, जैसे आज का मेयर या पुलिस कमिश्नर। धम्म महामात्र, जैसा हमने पहले बात की, अशोक द्वारा नियुक्त खास अधिकारी जो धम्म का प्रचार करते थे। इथिजिक महामात्र, ये भी अशोक ने नियुक्त किए थे, जो महिलाओं के कल्याण और उनके बीच धम्म प्रचार का काम देखते थे। अंतपाल, ये सीमा पर बने किलों का रक्षक होता था। आटविक, ये वन विभाग का प्रमुख होता था और जंगली जनजातियों से संपर्क रखता था। बाप रे, अधिकारियों की तो लंबी लिस्ट है। इससे पता चलता है कि प्रशासन कितना संगठित था। नगर प्रशासन के बारे में यूनानी विवरण में कुछ खास बातें थीं। मेगस्थनीज ने कुछ बताया था। हाँ, मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार, हालांकि उनके स्रोत का नाम सीधे नहीं लिया गया है, पर माना जाता है कि ये मेगस्थनीज का वर्णन है। पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहरों का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति देखती थी। ये समिति 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में बटी हुई थी। 6 समितियां? वो क्या क्या काम देखती थी? हाँ, 6 समितियां। पहली समिति उद्योग धंधों और कारीगरों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी, उनके रहने, खाने, सुरक्षा का ध्यान रखती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी, मतलब रिकॉर्ड रखती थी। जन्म मृत्यु पंजीकरण उस जमाने में? जी हाँ। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण देखती थी, मापतोल की जांच करती थी। पांचवी समिति बनी हुई चीजों, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का निरीक्षण करती थी और उनमें मिलावट रोकती थी। और छठी समिति बिक्री कर, सेल्स टैक्स वसूल करती थी। ये तो बहुत ही व्यवस्थित लगता है, मतलब आज के नगर निगम जैसा काम। हाँ, काफी हद तक। और न्याय व्यवस्था कैसी थी? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसे कठोर दंड बताए गए हैं वैसे ही दिए जाते थे? न्याय व्यवस्था भी काफी संगठित थी। मुख्य रूप से 2 तरह के न्यायालय थे, जैसा अर्थशास्त्र में बताया गया है। धर्मस्थीय न्यायालय,
ये एक तरह से दीवानी सिविल अदालतें थीं। इनमें नागरिकों के आपसी झगड़े सुलझाए जाते थे, जैसे जमीन जायदाद के मामले, शादी ब्याह के विवाद, कर्ज के मामले, चुक्ति का उल्लंघन वगैरह। इनके जज को धर्मस्थ या व्यावहारिक कहते थे। कंटक शोधन न्यायालय ये फौजदारी क्रिमिनल अदालतें थीं। इनमें राज्य और व्यक्ति के बीच के विवादों का निपटारा होता था, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट या फिर राज्य के खिलाफ कोई अपराध जैसे टैक्स चोरी या अधिकारियों के काम में बाधा डालना। इनके जज को प्रदेष्ठा कहते थे। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। हाँ, ठीक है। और हाँ, दंड विधान वाकई कठोर था। छोटे जुर्म के लिए जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन बड़े अपराधों के लिए अंग भंग करना, जैसे हाथ काट देना या मौत की सजा भी दी जाती थी। अशोक ने थोड़ी नरमी लाने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था मूल रूप से कठोर ही थी। और जासूसी व्यवस्था भी मजबूत थी, है ना? गूढ़ पुरुष। बिल्कुल, मौर्यों की जासूसी व्यवस्था बहुत फैली हुई और कारगर थी। अर्थशास्त्र में कई तरह के जासूसों का जिक्र है। कुछ साधु के वेश में, कुछ व्यापारी बनकर, कुछ विद्यार्थी बनकर घूमते थे और राजा तक हर तरह की खबर पहुंचाते थे। ये राज्य की सुरक्षा और प्रशासन पर नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था की। इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना, इसे चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? टैक्स सिस्टम कैसा था उनका? देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी। जमीन बहुत उपजाऊ थी गंगा के मैदान में, तो राज्य की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था भू राजस्व, यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स। इसे भाग कहा जाता था। भाग? ये कितना होता था? ये आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। मतलब किसान अपनी फसल का छठा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देता था। लेकिन जैसा हमने रुम्बिंदी अभिलेख में देखा, अशोक ने लुम्बिनी गांव में इसे घटाकर 8वां हिस्सा कर दिया था, क्योंकि वो बुद्ध की जन्मस्थली थी। अच्छा, तो ये कम ज्यादा भी हो सकता था? हाँ, इसके अलावा बलि नाम का एक और टैक्स था। ये शुरू में शायद एक स्वैच्छिक भेंट रही होगी राजा के लिए, लेकिन मौर्य काल तक आते आते ये एक अनिवार्य धार्मिक कर जैसा बन गया था। भाग और बलि और कोई टैक्स? हाँ, अगर राज्य सिंचाई की सुविधा देता था, जैसे नहरें वगैरह बनवाता था, तो उसके बदले उदक भाग नाम का सिंचाई कर भी लिया जाता था। ये उपज का 15 से 13 तक हो सकता था। मतलब पानी का भी टैक्स था? जी। इनके अलावा शहरों में बिक्री कर, सेल्स टैक्स लगता था, जो आमतौर पे चीज की कीमत का 10वां हिस्सा 1/10 होता था। आयात निर्यात पर भी टैक्स लगते थे। जंगलों, खानों, नमक बनाने, शराब बनाने जैसी चीजों पर भी राज्य का एकाधिकार या नियंत्रण था, जिनसे आमदनी होती थी। और हाँ, जुर्माने भी आय का एक स्रोत थे। तो टैक्स का सिस्टम काफी फैला हुआ था। टैक्स न देने पर सजा भी सख्त थी। हाँ, अर्थशास्त्र में टैक्स चोरी के लिए बहुत सख्त सजाओं का जिक्र है, मौत की सजा तक का। सिक्के कौन से चलते थे उस समय? क्या मौर्यों के अपने सिक्के थे? हाँ, मौर्य काल में सिक्के ढालने का काम काफी व्यवस्थित हो गया था। चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा चलते थे, जिन्हें पण कहा जाता था। ये उनकी मानक मुद्रा थी। इन पर अलग अलग निशान बने होते थे, जिन्हें आहत चिन्ह कहते हैं। पण ये चांदी का था। सोने के सिक्के भी थे? सोने की सिक्कों का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें निष्क या सुवर्ण कहते थे, पर शायद ये रोजमर्रा के लेन देन में कम इस्तेमाल होते थे। ज्यादातर बड़े लेन देन या राजा द्वारा तोहफे वगैरह देने में काम आते होंगे। तांबे के छोटे सिक्के भी थे, जिन्हें माशक या काकणी कहते थे। और इन सिक्कों की क्वालिटी कौन जांचता था? सिक्कों की शुद्धता और सही वजन की जांच करने के लिए एक खास अधिकारी होता था, जिसे रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक मतलब सिक्कों का एग्जामिनर? हाँ, बिल्कुल। खेती के साथ साथ व्यापार भी खूब होता था, देश के अंदर भी और बाहर भी। जमीन के रास्ते भी थे और नदियों और समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था। जैसे पश्चिम एशिया, मिस्र, श्रीलंका के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। राज्य का कई जरूरी उद्योगों और व्यापार पर काफी नियंत्रण भी था। तो कुल मिलाकर एक मजबूत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिस पर टैक्स का अच्छा सिस्टम लागू था और व्यापार भी फल फूल रहा था। जी हाँ, इसी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही इतना बड़ा साम्राज्य और प्रशासन चल पाता था। इतना शक्तिशाली, इतना व्यवस्थित साम्राज्य आखिर खत्म क्यों हो गया? क्या वजह थी इसके पतन की? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन कई कारणों से होता है और मौर्य साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि अशोक की मौत 232 ईसा पूर्व के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य और शक्तिशाली साबित नहीं हुए। मतलब कमजोर राजा आए? हाँ, वे इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ संभाल नहीं पाए। अशोक के बाद जल्दी ही साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया लगता है, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, और धीरे धीरे प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होने लगे होंगे। तो साम्राज्य टूटने लगा? जी,
आखिरी मौर्य राजा का नाम बृहद्रथ मिलता है, करीब 185 ईसा पूर्व में। उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी जब वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे, और वहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश का अंत किया। हाँ, लेकिन पतन के और भी कारण गिनाए जाते हैं इतिहासकारों द्वारा। कुछ मानते हैं कि अशोक की जो अहिंसा और शांति की नीति थी, उसने सेना को कमजोर कर दिया और सैनिक भावना खत्म कर दी। हालांकि इस पर काफी बहस है। ये भी कहा जाता है कि प्रशासन बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। जब केंद्र में राजा कमजोर हुआ तो दूर के इलाकों पर पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ जगहों पर अधिकारियों के अत्याचार से भी लोग नाराज थे, जैसे बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े प्रशासन को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था। हो सकता है बाद के राजाओं के समय अर्थव्यवस्था पर दबाव बहुत बढ़ गया हो। ये भी एक कारण माना जाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा की शायद उतनी मजबूती से रक्षा नहीं की गई, जिससे बाद में बैक्ट्रियन यूनानियों जैसे विदेशी हमलावरों को आने का मौका मिला। तो कई सारी वजह मिलकर इतने बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बिल्कुल। अशोक की महानता के बावजूद उनके बाद साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की कहानी, चंद्रगुप्त की स्थापना से लेकर अशोक के सुनहरे दौर और उनके बाद पतन तक। हमने उनकी स्थापना, अहम शासकों, अशोक के अद्भुत शिलालेखों, उनके धर्म की अनोखी नीति, उनके प्रशासन की बारीकियों, अर्थव्यवस्था और आखिर में पतन के कारणों पर विस्तार से बात की। हाँ, और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा था, न सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेखों से सीधे सवाल आते हैं, मौर्य अधिकारियों के नाम पूछे जाते हैं, टैक्स सिस्टम पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना कमाल का लगता है कि आज से करीब 2300 साल पहले भारत में इतना विशाल और इतनी विविधताओं से भरा साम्राज्य इतने व्यवस्थित ढंग से चलाया जा रहा था, और कैसे एक सम्राट ने युद्ध की भयानकता देखकर शांति और नैतिकता का रास्ता चुना, जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या अशोक की धम्म नीति, जिसमें अहिंसा पर इतना जोर था और जो नैतिक रूप से बहुत ऊंची थी, क्या वो अनजाने में ही सही मौर्य साम्राज्य के सैन्य ताकत को कमजोर करके उसके पतन का एक कारण बनी? या पतन के कारण ज्यादातर राजनीतिक और आर्थिक थे? इस पर सोचेगा जरूर। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके काम आएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।